हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए बैच चल रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे हम। यूनिट 4 मानव एवं पर्यावरण। इस यूनिट की बात करें, यह यूनिट मतलब यूपीएचसीएससी के प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से यूनिट 4 है, हमारे हिसाब से नहीं। तो हम उसी के लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो इसलिए हमने यूनिट 4 ही डाली है, मानव एवं पर्यावरण। इसके 3 टॉपिक्स हैं जो यूपीएचसीएससी सिलेबस देता है। मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध, पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण, और ये दोनों ही हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पार्ट है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपाय, और आज हम इन्हीं उपायों की बात करेंगे। पहले आज हम बात करेंगे केवल अंतरराष्ट्रीय उपायों की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या उपाय हुए हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय उपायों की। एक और बात हम बता दें, इसमें से जो ये एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, इन तीनों टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा संभावना थर्ड की ही है। और ये बात हम अभी नहीं कह रहे क्योंकि हम थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं, बल्कि ये बात हमने जब फर्स्ट पढ़ाया, सेकंड पढ़ाया, तो भी हम यही बात कह रहे थे। आप शुरू से सारी वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको पर्यावरण की सारी प्लेलिस्ट मिलेगी और शुरू से लास्ट तक के उसमें सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ये भी उसी में मिल जाएगा आपको। और अगर आपको इससे जो इसमें पीडीएफ यूज हुई है इस वीडियो में, उस नोट्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको प्रोसीजर बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। क्या है आज का टॉपिक? पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपाय, टॉपिक ये है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए उपायों के बारे में जानेंगे। देखिएगा, हमारे साथ पढ़ते रहिएगा या सुनते रहिएगा कान में ईयरफोन लगा के। आप पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि आपने अगर सुना है तो क्योटो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, टोरंटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन इत्यादि इसमें शामिल हैं। आज हम यूनिट 4, जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूं, मानव एवं पर्यावरण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए हुए सम्मेलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रमुख सम्मेलन और उनकी विशेषता निम्न प्रकार है। चलिए इस पर चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस ना हो जाए और ये याद भी हो आपके। ये याद हो, हमने बिल्कुल सेलेक्टिव पार्ट ही लिया है, आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। ये है सम्मेलन और उसकी विशेषताएं। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको जो सही से नजर आए। तो पहले कॉलम में सम्मेलन है, दूसरे कॉलम में विशेषता है। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो। चलिए इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में शहर में किया गया। जनरली नाम उसी का पड़ा है जहां वो हुआ है, 5 जून अंतरराष्ट्रीय, याद करिएगा किस रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं इस पर। स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय 1972 में लिया गया था। चलिए, ये पहली सम्मेलन था तो इसी में लिया गया था ये, और आज भी हम मनाते हैं, और आज भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ, जिसका वर्तमान मुख्यालय कीनिया देशों के नैरोबी शहर में स्थित है। कीनिया में है और शहर है, कीनिया देश में है और शहर है नैरोबी। आगे बढ़ते हैं। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से बचाने के लिए वैश्विक संधि है। इसकी विशेषता क्या है? इस सम्मेलन का जो निचोड़ है वो क्या था? पर्यावरण के स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से बचाने के लिए ये एक संधि के तौर पर जाना जाता है। तो कार्बनिक प्रदूषकों से बचाने के लिए है। भारत ने 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम समझौते की पुष्टि की थी। बहुत लेट की, 13 जनवरी 2006 को की थी।
आगे बढ़ते हैं, दूसरे सम्मेलन की तरफ चलते हैं। यह है हेलसिंकी सम्मेलन। यह सम्मेलन का आयोजन फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में 1974 में किया गया था। देखो, शहर के नाम पर ही सम्मेलन का नाम है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना रखा गया था। इस सम्मेलन के विषय में समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना है। ध्यान दीजिएगा, थीम क्या थी इसकी? इस हेलसिंकी सम्मेलन की थीम थी समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। तो उसकी क्या थी? कार्बनिक प्रदूषकों से बचाना। स्पष्ट रूप से परिभाषित ना हो किए जाने के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया है। यह सम्मेलन क्या हो गया था? असफल। चलिए आगे वाले तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरे पॉइंट में पहला सम्मेलन क्या है देखेंगे। फर्स्ट है लंदन सम्मेलन। जब नाम लंदन सम्मेलन है तो वहीं पर यह हुआ। इसका आयोजन लंदन शहर में, ब्रिटेन के लंदन शहर में 1975 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय समुद्री कचरे का निस्तारण था। ये कौन सा था? समुद्री कचरे का निस्तारण करना, जिसके अंतर्गत कहा गया कि बाह्य सभी स्रोतों से आने वाले कचरे को बाहर ही रोका जाए और समुद्र में विद्यमान कचरे का प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। ये इसकी थीम रखी गई थी। थीम सभी की याद होनी जरूरी है। सम्मेलन के सामने डायरेक्ट आप थीम लिख सकते हैं और ईयर लिख सकते हैं। अगला है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ओजोन लेयर। 1985 के वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 1988 में लागू किया गया। इस सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों की रोकथाम करने के संबंध में था। लंदन के बाद वियना आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 दिसंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। देखिएगा, ओजोन लेयर क्लाइमेट चेंज के लिए, भाई ओजोन अगर इसी तरह से होल बनता गया तो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आने लगेंगी। ठीक, तो ओजोन लेयर की वजह से स्किन पर अगर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी तो कैंसर जनरेट होगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। आगे बढ़ते हैं। 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर। मेरे साथ दिसंबर बोल दिया पहले, मैं माफी चाहता हूं। 16 सितंबर, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। क्वेश्चन आए कि सबसे सफल प्रोटोकॉल कौन सा है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिसमें ओजोन को बचाने के लिए मुहिम चलाई गई। 14वां G7 शिखर सम्मेलन टोरंटो। ये टोरंटो सम्मेलन है। अब हम टोरंटो सम्मेलन में हैं मॉन्ट्रियल के बाद। हम बात कर रहे हैं 14वां G7 शिखर सम्मेलन टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा के में 19 से 21 जून 1988 के बीच आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को रखा गया था। हम थोड़ा ग्रीन हाउस गैसेस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि सूरज से जब किरणें नीचे आती हैं तो कुछ गैसेस उनमें से इंफ्रारेड को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, जिससे रात को यहां गर्मी होती है। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गर्मी है वो इसी की वजह से है कि ये गैसेस सूरज से आई हुई गर्मी को एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और धरती को गर्म रखती हैं। लेकिन अगर इनका अमाउंट बढ़ता है, मतलब इनका मात्रा बढ़ती है, जैसे CO2 0.03% है एयर कंपोजिशन में, अगर मात्रा बढ़ती है या अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ऐसा करती है उनकी मात्रा बढ़ती है, तो पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। आप फील भी कर रहे होंगे। ऐसे नेताओं के बयानों पर मत जाइएगा कि कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, आपकी सहन शक्ति कम हो गई है। बिल्कुल मत जाइएगा, आपकी सहन शक्ति कम हो सकती है। थर्मामीटर मेजरमेंट गलत नहीं हो सकता है। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज की बड़ी वजह, बहुत बड़ी वजह यही है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। पूरी दुनिया में इसकी चिंता है, बहुत ज्यादा है क्लाइमेट चेंज होना, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, समुद्र में पानी बढ़ेगा, समुद्र में प्योर वाटर बढ़ेगा। बर्फ में प्योर वाटर होता है, खारा पानी नहीं होता। तो समुद्र की जल धाराएं अपने
बदल जाएंगी, डायरेक्शन बदल देंगे, जिससे पूरा जलवायु परिवर्तन हो जाएगा और ये नेगेटिव इफेक्ट होगा पूरी जलवायु पर। तो ये है, नेताओं के बयानों को आप सीरियसली ना लीजिएगा, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकते हैं कि कोई पर्यावरण बदला नहीं गया है, डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है, तो वो कुछ भी बोलते हैं, उनकी बातों पर ना जाइएगा, आप टॉपिक पर रहिएगा। तो आप ये सोचें कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी ये जाना जाता है। रियो सम्मेलन पर आते हैं। यह शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला, जिसमें 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में मुख्य विषय 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। और ये अलग पूछा जाता है, क्या है एजेंडा 21? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल है, ये नोट करते जाइएगा तिथि। आगे बढ़ते हैं, एजेंडा 21, ये हमें क्लियरिटी हो एजेंडा 21 है क्या। हम जो बात करेंगे एजेंडा 21 की। एजेंडा 21, एजेंडा 21 पर्यावरण एवं विकास के संदर्भ में एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे सम्मेलन में उपस्थित 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। एजेंडा 21 सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं है, फिर भी राष्ट्रों से अपेक्षा की गई है कि अपने भावी विकास की नीतियां एजेंडा 21 की नीतियों के अनुरूप निर्माण करेंगे। एजेंडा 21 पारिस्थिति एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में संतुलन स्थापित करने के लिए निम्न विषयों पर बल प्रदान करता है। पहला है गरीबी, दूसरा उपभोग का ढंग, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा मानवीय विस्थापन, पांचवा वित्तीय संस्थान, छठा प्रौद्योगिकी उपकरण। एजेंडा 21 में निहित घोषणाओं के अनुपालन हेतु 1993 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे सतत विकास पर आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने मई 1993 से कार्य करना शुरू कर दिया है। तो ये था आपका एजेंडा 21, इसमें भी पूछा जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वाला है, आएगा क्योटो है, क्योटो न्यूयॉर्क नहीं है। न्यूयॉर्क सम्मेलन पहले पढ़ेंगे। सम्मेलन का आयोजित अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के न्यूयॉर्क शहर में 1997 में हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना, रखा गया था, मतलब जब ये एजेंडा 21 मैंने बताया। नैरोबी घोषणा पत्र, इस सम्मेलन का आयोजन केन्या देश के नैरोबी शहर में 1997 में किया गया। नैरोबी घोषणा पत्र अभी तक हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। और अब सबसे ज्यादा जरूरी, मेरा फेवरेट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से, ऐसा देखने में आया है। तो चलो देखते हैं इसमें खास क्या बात है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एकमत होकर कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती में सहमत हुए थे। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, द फॉर्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस पर पहली प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2008 से 12 तक है, मतलब 12 तक थी। अपनी दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2012 में अपनाया गया था, लेकिन केवल 65 देशों में अब तक दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2013-2020 की पुष्टि की है। तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे के प्रोटोकॉल्स और बचे हैं। चलिए नेक्स्ट बात है सिएटल सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजित अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में 1999 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना है। विश्व व्यापार को, ध्यान दीजिए, विश्व व्यापार, बिजनेस को। आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के, ये अगला है भाई, अब कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको, ये जोहान्सबर्ग
रियो+10 सम्मेलन बोल सकते हैं आप इसे। इस सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में वर्ष 2002 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन के द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना को मंजूरी दी गई। आगे बढ़ते हैं। रियो 20 इस सम्मेलन का आयोजित ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 2012 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास पर बल देना रखा गया था। इसमें फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी। रियो 20। आगे बढ़ते हैं। कानकुन सम्मेलन मैक्सिको में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2020 के बीच आयोजित किया गया। इसे UNFCCC16 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 194 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगे देखते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर एक नवीन संधि के लिए सर्वसम्मति कायम करना, उत्सर्जन की मात्रा तय करना तथा वातावरण वृद्धि की पूर्व औद्योगिक काल में के तापमान में 2 डिग्री कम तक बनाए रखने पर सहमत होना था। देखा, ये सम्मेलन इस बात की गवाही देता है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हुआ है, और हमारे देश के नेता कहते हैं कोई जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है, आपकी सहनशीलता कम हो गई है। तो ये कितना बड़ा एक तरह से मतलब एक सही दिशा ना देकर गलत दिशा में ले जाया गया। ऐसे तो लोग पॉल्यूशन बढ़ाने लगेंगे कि कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। यही था लास्ट सम्मेलन। हमने सभी सम्मेलन की बात करी। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल से। तो आप यूपीएचईएससी दे रहे हैं तो भी आएगा, आप एनवायरमेंट साइंस से यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं तो भी आएगा, लाइफ साइंस का नेट दे रहे हैं तो भी आएगा। मतलब एनवायरमेंट का जहां जहां पार्ट जीके में हमेशा ही होता है, तो हमेशा ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। यूपीएचईएससी अपडेट या किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट और यूपीएचईएससी के लिए जीके पढ़ने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।